नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज बात मंत्रिमंडल के क्लास को लेकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने राज्य के सभी मंत्रियों के साथ 1-to-1 चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के कामकाज, मंत्रियों के विभागों के संबंध में फीडबैक पर भी विमर्श किया है और फिर सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल को लेकर भी निर्देश दिए हैं। मंत्रियों के प्रभार क्षेत्र और उनके विधानसभा क्षेत्रों के संबंध में भी विस्तृत चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के मंत्रियों का फीडबैक चुनावी वर्ष में जरूरी है और संगठन की कसावट भी जरूरी है। बीच में स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव ने अपने तेवर भी दिखाए हैं और उस वक्त छत्तीसगढ़ में सत्ता और संगठन का तालमेल बिगड़ता नजर आया था। इस बवंडर से तो भूपेश बघेल निकलने में कामयाब रहे, लेकिन अब चुनाव में जाने से पहले मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की जा रही है। सीएम हाउस में भी देर रात तक चर्चाएं हो रही हैं और इन लंबी बैठकों का आखिर क्या मकसद है और छत्तीसगढ़ के मंत्रियों के क्या हालचाल है, इन्हीं सब चीजों को लेकर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं क्या कुछ कहा। देखिए, हमारे प्रभारी जी आए हैं और माननीय मंत्रियों जी से 1-to-1 चर्चा कर रही हैं। हमारे प्रदेश के विकास के लिए सरकार ने क्या काम किए हैं उन सब की जानकारी हम लोगों ने बताया है और आने वाले समय में हम लोगों को किस तरह से काम करना है उन्होंने निर्देश भी दिया है। और निश्चित रूप से ये एक रूटीन चर्चा होती है। जब भी हमारे पिछले प्रभारी थे पुनिया जी, उन्होंने भी मंत्रियों से चर्चा की थी, विधायकों से चर्चा की थी। तो निरंतर चर्चा होती रहती है, तो जो समस्याएं हैं उनका निराकरण होते रहता है और आने वाले समय में हम लोग और बेहतर काम करेंगे। और जिससे हमारी सरकार ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो अच्छे काम किए हैं उन सब काम की समीक्षा हमारी जनता करती है। आज छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और लगातार लूट की ओर है। जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार बड़े बड़े वादे करने के बाद में आज धोखा दिए 4.5 साल का समय निकल गए और निकलने के बाद में जो दिखावा कर रहे हैं, मुझे लगता है इन सारे विषयों पर जो चुनाव की तैयारी को लेकर के, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ में लूट बंद होनी चाहिए। भ्रष्टाचार चरम पर है, ये कैसे उस पर अंकुश लगाएंगे, तमाम ऐसे विषय हैं जिसको प्रभारी को मुझे लगता है नियंत्रित करने की आवश्यकता है। और ये सरकार की वैसे भी विदाई होने वाली है, अब बहुत समीक्षा करने से कोई लाभ मिलेगा नहीं। चलिए, चुनाव आने वाले हैं और इसके लेकर छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा हलचल है और संगठन की बैठक आमतौर पर होती रहती है, लेकिन जब चुनाव नज़दीक हो तो जाहिर है इन बैठकों पर कुछ ज़्यादा ही नज़र रखी जाती है। तो अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्यप्रकाश सिंह कांग्रेस से, रविंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से और वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अब तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं सत्यप्रकाश जी आप ही के पास आना चाहूँगा, क्योंकि सभी की नज़र है इस बैठक पर कि इस बैठक में अंदर क्या हो रहा है। 1-to-1 चर्चाएं चल रही हैं। कुमारी शैलजा जी कई चीज़ों को लेकर चर्चा कर रही हैं और खासतौर से उस समय में जब दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एक महाधरना करने की तैयारी कर रही। देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो शैलजा जी हमारे जो प्रभारी आई हुई हैं, देखिए शैलजा जी का अगर आप एक ओहदा देखिए, उनका जो एक्सपीरियंस देखिए, वो पहले केंद्रीय मंत्री रह चुकी है, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा की रह चुकी है। तो उनके पास जो एक्सपीरियंस है, राजनीतिक तौर पे मैं बात करूंगा, तो उनके पास एक्सपीरियंस है संगठन को चलाने का। और अगर वो मंत्री रही है तो मंत्रिमंडल में भी किसी तरह से मंत्री काम करने का, तो वो जो अपना एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे लेके आई और उसका फायदा हमको मिल रहा है। देखिए चुनाव नजदीक है, कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे हमारी हो, चाहे बीजेपी बात कर लीजिए या आम आदमी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल है चुनाव की तैयारी करेगा। तो ये चुनाव की तैयारी के मद्देनजर एक फीडबैक लिया जा रहा है मंत्रियों काम का, पहला बात। दूसरा बात है, मंत्रियों को ये भी बताया जा रहा है कि आपको आगे कैसे क्या काम करना है। शैलजा जी अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर रही है, चाहे वो फील्ड पे बोल दीजिए या अपने मंत्रिमंडल के हिसाब से बोल दीजिए, काम के बारे में उनका फीडबैक ले रही है। तो ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है और साथ ही साथ मंत्रियों से भी अपना एक्सपीरियंस ले रही है। तो ये एक चुनाव तैयारी के मद्देनजर आज महापौर, जितने भी प्रदेश के महापौर है छत्तीसगढ़ के, सबको बुलाया गया है, उनके साथ फीडबैक लिया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है आगे कैसे काम करना है, चुनाव नजदीक है। तो ये एक, मैं बोलूंगा, एक चुनाव की तैयारी की नजर से देखना चाहिए इसको। और दूसरी बात है कि अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये तो भाई देखिए वो अंदर की बात है। हम लोग तो एक छोटे से प्रवक्ता हैं जो आपके सामने बस बोल सकता है। अंदर क्या चल रहा है, उन्होंने फीडबैक दिया, वो तो ऊपर लेवल के नेता ज्यादा बता पाएंगे। मगर जाहिर सी बात है सत्यप्रकाश जी अपनी रणनीति थोड़ी बताएंगे यहाँ पे, लेकिन मैं जरूर ये कहूंगा कि 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही छत्तीसगढ़ में, और इतने लंबे समय तक जब कोई सरकार रहती है और एक एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर होता है, उसके बाद जो दूसरी सरकार आती है और आप प्रचंड बहुमत से आपकी सरकार बनी है, तो जाहिर तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। जो जनता की महत्वाकांक्षा है उन पर आपकी सरकार खरा उतरे, तो ये एक मौका भी है और एक चुनौती भी। तो कई सारी चुनौतियां भी हैं जिनमें आप सफल हुए हैं। जी
और कई सारी चुनौतियां भी और कई सारी गलतियां भी हुई। बनी थी, हमारी सरकार बनी थी विकास और विश्वास के नाम पे, और हम वही विकास और विश्वास लेके चल रहे थे कि जनता का प्यार आज देख लीजिए, भेंट मुलाकात से लेके बस्तर में जो प्रियंका गांधी जी आए तो जनता जो उमड़ के आती है, भीड़ जो मुख्यमंत्री जी की भेंट मुलाकात में बात कर लीजिए, मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं वो उनकी बात कर लीजिए, मंत्री लोग भी जहां जाते हैं, तो ये जनता के प्यार दिख रहा है। हमने 90% वादे पूरे किए। मैं तो बोल रहा हूँ कि हमने हर वर्ग के लिए काम किया। कौन सा वर्ग होगा जो अछूता होगा? किसान की बात कर लिया, मजदूर की बात कर लिया, महिलाओं की बात कर लिया, युवाओं की बात कर लीजिए आप, तो हर वर्ग के हमारी सरकार ने काम किया। हाँ ठीक है, 90% वादे पूरे किए, 10% बचे हुए हैं, मगर अभी 4-5 महीने अभी बचे हुए चुनाव के, उस पर भी हमारी सरकार की नजर है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री है, उनको मालूम है कौन से वादे बचे हुए, वो उस पर भी काम कर रहे हैं। जो बचे हुए वादे हैं वो भी लगभग पूरे हो जाएंगे आज चुनाव से आने के पहले। जाहिर तौर पर, लेकिन अगर आंकड़ों को देखें तो जब आप 2018 में जीते थे तो जो वोट प्रतिशत था वो कांग्रेस का 43% था। आप 29 सीटें में बढ़ोतरी आपकी हुई थी, लेकिन अगर डिफरेंस देखें बीजेपी और कांग्रेस का तो मात्र 10% का अंतर है। 33% वोट परसेंट भाजपा का रहा था। तो जाहिर तौर पर ये चिंता का विषय कांग्रेस के लिए भी होगा, क्योंकि इतने से मार्जिन से इतनी सारी सीटें जो है बीजेपी हार गई थी, लेकिन कांग्रेस के लिए भी एक चैलेंज है। नहीं, मैं वही बोल, उस समय तो बल्कि हम विपक्ष में थे। आज हमने करके दिखाया, जनता के विश्वास पे हम खरे उतरे, हमने काम करके दिखाया, इसलिए जनता पे भरोसा कर सकती है अब, क्योंकि हमने करके दिखाया। यही तो बड़ी बात है ना। आज छत्तीसगढ़ मॉडल बन गया है, विदेशों में इसकी गूंज है। आप बताइए, राज्य गीत वहां गाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ मॉडल है, छत्तीसगढ़ी अस्मिता की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ी के लोगों की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ी जो लोग बोलने में कतराते थे उसकी बात हो रही है। तो आज छत्तीसगढ़ अस्मिता से लेकर आप बात कर लीजिए, हमारे धार्मिक तौर पर बात करूँ, कौशल्या माता मंदिर की बात कर लीजिए, राम पथ गमन की बात कर लीजिए, तो हमारे, मैं बोला ना, हर वर्ग के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन संगठन में सब ठीक है। टी सिंहदेव जी के जिस तरह के बयान आते हैं, भाजपा को मौका मिल जाता है। देखिए, संगठन अपने जगह जो है एकदम ठीक है, वो संगठन अच्छे से चल रहा है। देखिए, भाजपा विपक्ष में उसका तो काम है। हमें अगर भाजपा का गिनाने लगे तो बृजमोहन जी अलग चलते हैं, रमन सिंह जी खुद को नहीं पता कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, राजेश मुनर जी अलग चलते हैं, तो उनके यहाँ पहले वो अपना तो देख ले। उनके यहाँ तो मैं बोलूंगा इस 9 साल सबसे जगह लोग गुजारे हैं, तो अपना पहले ध्यान दे लें। हमारे यहाँ संगठन मजबूत है, संगठन चुनाव में जा रहा है, मजबूती के साथ जा रहा है, एकजुटता के साथ जा रहा है। रविंद्र जी, भाजपा में भी काफी ज्यादा हलचल है, क्योंकि जो पिछली बार हार गए थे वो अभी भी उम्मीद लगाए बैठे कि उन्हें इस बार टिकट मिलेगा, जबकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि गुजरात वाला फॉर्मूला लग सकता है। क्या कहेंगे इस पे? बहुत चिंता है वहां पे भाजपा नेताओं को, टिकट नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? टिकट यदि नहीं मिलेगा तो उस संगठन का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति चुनाव टिकट तय नहीं करता है, संगठन तय करता है, और संगठन ही तय करेगा। उपयुक्त और योग्य उम्मीदवार जो चुनाव जीतेंगे उसको भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाएगी। लेकिन संगठन तय ही तो नहीं कर पा रहा, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि बीजेपी के पास अब वो ऐसे चेहरे नहीं रहे। अब हाल में कर्नाटक चुनाव प्रचार की बात आई तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रमन सिंह का नाम नहीं था, जो व्यक्ति 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे उनका नाम नहीं था। इसी से समझ में आता है कि क्या स्थिति है इस वक्त बीजेपी की छत्तीसगढ़ में। नहीं, डॉक्टर रमन सिंह बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति है, निर्विवादित नेतृत्व रहा है छत्तीसगढ़ में। 15 साल में एक बार भी उन पर उंगली नहीं उठा। बहुत शानदार उन्होंने मुख्यमंत्रित्व काल कई किया, जबकि इनके यहाँ तो 2.5 साल का फार्मूला में टी.एस. सिंहदेव कई बार बोल चुके हैं कि क्या कहते हैं, मुझे मुख्यमंत्री बनना था, क्यों नहीं बनना चाहता। हमारे यहाँ कभी हुआ क्या 15 साल में? रमन सिंह एक अद्भुत और एक प्रभावशाली नेतृत्व के व्यक्ति हैं। उन्हें जरूरत नहीं कि हर जगह स्टार प्रचारक के रूप में बनाया जाए, बहुत जगह वो प्रभारी के रूप में जाते हैं और जहां जाते हैं वहां सफलता लेके आते हैं। भूपेश बघेल जैसा जाते हैं, उस तरह हार के कहीं नहीं आते हैं। रही बात इनके संगठन का जो बैठक चल रहा है, जिस पर आप मंत्रियों से 1 to 1 की चर्चा कर रहे हैं, कल शैलजा जी ने कहा है कि मैं मंत्रियों के कामकाज से संतुष्ट हूँ, बहुत अच्छा है। यदि इस तरह मंत्रियों के कामकाज से संतुष्ट हो, जिससे 2000 करोड़ का घोटाला सामने में उजागर होता है, 600 करोड़ का राशन घोटाला उजागर होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना बन नहीं सकती है, और बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए पात्र से ज्यादा पात्रता की सूची जारी होती है, 2 साल का बोनस किसानों को दे नहीं सकते, तो इनके मंत्रिमंडल पे समीक्षा करते हैं और उसको संतोष पाते हैं। लेकिन रविंद्र जी, इंतफाक है या ये बहुत साधारण बात है कि हमेशा चुनाव से पहले ईडी, सीबीआई, आईटी जितनी भी है वो उसी राज्य में सक्रिय हो जाती है? अच्छा, कांग्रेस तो यही कह रही है। नहीं, वो उनका कहना है, उनको डर लगता है। जो बाकी टाइम ही क्या करते हैं? सिर्फ चुनाव से ठीक पहले ऐसा क्यों होता है कि वो पत्र जारी कर देते हैं? 2000 करोड़ का ये नंबर अचानक आ जाता है। ये नंबर भी काफी हैरान करने वाला है। खैर, अब मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। ये अचानक से आया, कह रहे हैं ना 2000 करोड़ का। कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या था? शराबबंदी करेंगे। क्यों नहीं किया मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये 2000 करोड़ रुपए प्राप्त कर रहे हैं। नहीं तो यदि ये शराबबंदी करते तो 2000 करोड़ नहीं होता। भूपेश बघेल जी, उनके मंत्रियों को मोटा माल मिल रहा था, मोटा माल।
मैं रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, मोटा माल मिल रहा था इसलिए शराबबंदी नहीं कर रहे थे। इसीलिए 2000 करोड़ का है, ये 6000 8000 करोड़ का आएगा छत्तीसगढ़ में। जो सत्यप्रकाश जी, इस पे जवाब चाहूंगा। एक टीम गई थी बिहार में शराबबंदी को लेकर रिसर्च करने के लिए, और हम सभी जानते हैं बिहार में कितना बुरी तरह से शराबबंदी फेल हुई है, तो वहाँ क्या सर्वे हुआ, मैं पहले उस पर जानना चाहूंगा। और क्या वाकई शराबबंदी होगी, चुनाव से पहले घोषणा करेगी कांग्रेस? देखिए अभिषेक जी, वही हमारी सरकार देखिए, शराबबंदी इनकी बैठकें होती थी चुनाव से पहले, तब ना आचार संहिता लगा हुआ था, ना चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। तो इनके रमन सिंह ने बैठकों में बोला था कि हम चाहे सरकार चली जाए मगर हम शराबबंदी करेंगे। तो ये अपना क्यों नहीं बोल रहे? उस समय तो सरकार थी इनकी, चुनाव आचार संहिता भी नहीं लगा हुआ था, ना चुनाव प्रक्रिया चल रही थी, तो उसी समय कर रहे थे शराबबंदी। इनका दोहरा चल रहा। देखिए शराबबंदी की मैं बात करूंगा, 150 से ज्यादा दुकानें छत्तीसगढ़ में बंद हो, तो मैं ये मान लूं कि किसी की भी नियत नहीं है शराबबंदी की। तो मैं वही बोला, हमारी सरकार कम से कम समिति बनाई ना, इनसे तो 2 विधायक मांगे थे, दिए नहीं इन्होंने। और देखिए इन्होंने मोटा माल की बात की है, मैं इनको मोटा माल थोड़ा याद दिला देता हूं। पनामा पेपर्स में किसका नाम है जो, और दूसरी बार डीके घोटाला में जो नाम आया था मिस्टर सिंह, मिसिस सिंह, वो कौन है? उसकी आज जांच आज तक नहीं हो रही। अब ये नान घोटाले में, धान घोटाले 35,000 करोड़ का नान घोटाला, मोटा माल तो उसको बोलते 35,000 करोड़, वो घोटाला कहां गया? तो ईडी उस पर कुछ नहीं बोलेगी, उस पर रेड नहीं करेगी। यहाँ तक एमपी में इनके विधायक ने खुद ने बोला कि मैं शराब बेचता हूँ, सबके पास है वो वीडियो, घोटाले का बोल रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट ने एसआईटी का गठन किया था, ये आपकी गवर्नमेंट ने एसआईटी का गठन किया, और सिर्फ यही आती है, उसके बाद नहीं आती है। अरे हमने तो ईडी को भी पत्र लिखा है, हमने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है कि आप ईडी की कार्रवाई कीजिए। अरे हेमंता बिस्वा शर्मा का, शिंदे का बताइए, बिलारी ब्रदर्स का बता दीजिए। चलिए ठीक है, मैं शशांक जी के पास आना चाहूंगा। ये शराबबंदी का मसला जो है काफी तूल पकड़ा हुआ है, और मैं चाहता हूं कि एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर है। शशांक जी, हमने बिहार में देखा कि नीतीश कुमार जी की जब सरकार थी वहाँ पर, और चुनाव थे, चुनाव से पहले शराब एक वहाँ की बहुत बड़ी सामाजिक समस्या बन गई थी, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, और महिलाओं में इसकी काफ़ी ज़्यादा मांग थी। और हम फिर देखते हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार जी चुनाव जीत जाते हैं। तो मेरा यही सवाल है कि वादे तो दोनों ही कर रहे हैं शराबबंदी की, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में वाकई अपील है इस वादे की? क्या लोग चाहते हैं वाकई में शराबबंदी होनी चाहिए? देखिए अभिषेक जी, जहां तक लोगों की बात है तो शराब एक ऐसी वस्तु है जिसका हर व्यक्ति से संबंध होता है जी। कुछ लोगों को शराब पसंद है और कुछ लोगों को शराब पसंद नहीं है। जिनको शराब पसंद नहीं है, जिनका परिवार शराब से प्रभावित हो रहा है, जिनके युवा, जिनके घर के पति, जिनके बच्चे शराब से बीमार हो रहे हैं और मर रहे हैं, वो माताएं, वो बहनें चाहती हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए। और ये अचानक मांग तो उठी नहीं, ये मांग मुझे याद आता है कि 2006-07 में एक बड़ा आंदोलन हुआ था छत्तीसगढ़ में। 2012-13 में मुझे याद आ रहा है कि अडवाणी जी की बेटी तिमका आई थी, वहाँ एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन था, और वहां पर जितने भी शराबखोरी से जो लोग विधवा हो गई थी, ऐसी लगभग 2-2,500 महिलाओं ने वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। तो ये उनके लिए बहुत जरूरी है जो प्रभावित है, जिनके घर वाले पीड़ित हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो शराब को छोड़ना नहीं चाहता, जिसके लिए शराब एक अनिवार्य अंग बन गया है। और छत्तीसगढ़ और बिहार की तुलना इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि छत्तीसगढ़ एक 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है, जहाँ के जनजातीय क्षेत्रों में शराब जो है वो संस्कृति का हिस्सा है। इसलिए शराब को एकाएक बंद कर देना, मुझे लगता है ये सरकार के लिए संभव भी नहीं था। डॉक्टर रमन सिंह सरकार ने भी यही निर्णय लिया। चावल धान की खेती करने वाले किसान हैं, उनके लिए भी जरूरी है, वो भी इसका सेवन करते हैं। देखिए, सेवन तो ऐसा है कि धान की खेती करने वाले भी करते हैं, उद्योगों में काम करने वाले और रिक्शा चलाने वाले भी करते हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ कि शराबबंदी करने के लिए डॉक्टर रमन सिंह ने जो निर्णय लिया था, वो 500 की आबादी वाले गांव में शराब की दुकानें बंद की, फिर 1000 की आबादी वाले में कम। एक समिति उस समय भी बनी थी, आपको आश्चर्यजनक होगा, जिसकी रिपोर्ट 10 दिसंबर 2018 को शासन को सौंप दी गई थी। वो शासन के पास मौजूद है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी एकाएक नहीं हो सकती, लेकिन मैं इस बात के लिए पूरी तरह से सहमत हूं कि शराब एक बहुत बड़ी सामाजिक और आर्थिक बुराई है, जिससे कई घर तबाह हो रहे हैं, जिससे कई लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। और इससे पीड़ित कौन है? इससे महिलाएं पीड़ित हैं। तो महिलाएं जो है वो शराबबंदी की समर्थक है और पुरुष जो है शराब के समर्थक है। तो इसलिए सरकार को भी इसमें निर्णय लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि वोट बैंक तो दोनों है ना, पुरुष भी है और महिला भी है। दूसरा, इसके साथ सांस्कृतिक भी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शराबबंदी बिहार की तरह छत्तीसगढ़ में नहीं हो सकती।
लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात जो मैं ईडी की बात जो अभी चल रही थी, जो एक बल्कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि 10% का ही केवल अंतर है 2018 की विधानसभा चुनाव में। अभिषेक जी, मैं इसको ठीक करना चाहूंगा कि ये 10% बहुत होता है। छत्तीसगढ़ में 2008 और 2013 के चुनाव को अगर आप तुलना करेंगे तो 2008 में मात्र 1.5% का अंतर था भाजपा और कांग्रेस में, और मजे की बात है कि 2013 के विधानसभा चुनाव में केवल 0.75% का ही अंतर था कांग्रेस और भाजपा में, 97,000 मतों का अंतर था। तो ये 10% मत, 14 लाख मतों का अंतर है अभी कांग्रेस और भाजपा के बीच में। ये मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत जो एट ईज है वो शायद इसलिए है, और भाजपा के लिए भी चिंता का विषय यही है कि ये 14 लाख मतों का अंतर पाटना जो है ये पार्टी के लिए बड़ा कठिन होगा। जी शशांक जी, छत्तीसगढ़ में खासतौर से देखें चुनाव के लिए आदिवासियों का वोट बैंक सबसे महत्वपूर्ण है दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए, लेकिन अभी हाल ही में जो घोषणा हुई है कि आदिवासी अपने जो उम्मीदवार है वो उतारेंगे, तो क्या लगता है क्या एक तीसरा मोर्चा तैयार होता हुआ दिख रहा है छत्तीसगढ़ में? क्या उतना प्रभावी हो सकता है? देखिए, छत्तीसगढ़ की एक बड़ी विशेषता है, हमारे यहाँ पे नेतृत्व जो होता है, संगठन जो होता है, उस पर लोगों का भरोसा है। यही कारण है कि 75 साल में भी छत्तीसगढ़ में कोई तीसरा मोर्चा खड़ा नहीं पाया है। विद्याचरण शुक्ल जैसे कद्दावर नेता भी जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को साथ आके यहाँ पर चुनाव लड़े तो उनको केवल 1 सीटें ही मिल पाई। जोगी जी जैसे कद्दावर नेता जो धरती पुत्र थे, जिन्होंने बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, उसकी भी हालत भी बहुत अच्छी नहीं रही, हालांकि 7 सीटें जीतने में कामयाब रहे। लेकिन मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो कभी तीसरे मोर्चे या तीसरे पार्टी पर भरोसा नहीं करती है। जनजातीय क्षेत्रों में वोट काट सकते हैं, जैसे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने उत्तर छत्तीसगढ़ के लगभग 12 से 15 सीटों को प्रभावित करती थी, लेकिन हीरा सिंह मरकाम जी के निधन के बाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की भी स्थिति कमजोर हुई है। ये संभावना बनती है कि जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का वोट बैंक है वो अगर सर्व आदिवासी समाज की तरफ शिफ्ट होता है तो छत्तीसगढ़ की कम से कम 20 ऐसी सीटें हैं जिस पर सर्व आदिवासी समाज एक प्रभावी निर्णायक भूमिका निभा सकती है। लेकिन बड़े पैमाने पर सीटें जीतकर सरकार बनाने की स्थिति में, जैसे दूसरे राज्यों में तीसरा मोर्चा का जो महत्व है, वो छत्तीसगढ़ की जनता ने आज तक कभी तीसरी पार्टी को केवल बसपा, वो भी केवल 2-3 सीटों तक ही सीमित है। ऐसे कभी हमारी ये प्रयोग सफल नहीं हुआ। सर्व आदिवासी समाज प्रभावित कर सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार बनाने और उस स्थिति में आएगी। जी सत्यप्रकाश जी, इसी पर आपके पास आना चाहूँगा। आपकी पार्टी रणनीति बना रही है इसी पर। आदिवासी समाज कह रहा है कि 30 से 40% जहाँ वो वोट प्रतिशत है, जहाँ पर आरक्षित सीटें आदिवासी, वहाँ पे वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो कांग्रेस का इसको लेकर क्या स्टैंड होगा? क्या वो वहाँ पे अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, उनका साथ देंगे? इसे आप अपने नुकसान के तौर पे देख रहे हैं, फायदे के तौर पे? देखिए अभिषेक जी, चुनाव जब अभी भी हुआ था उपचुनाव, उसमें भी उनकी कैंडिडेट खड़े हुए थे, मगर देखिए ये लोकतंत्र है, हर किसी को अधिकार है चुनाव लड़ने का, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। और जहां तक आप पार्टी की बात करें तो वो तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, मगर ये हर किसी को अधिकार है चुनाव लड़ने का, चुनाव में आने का, वो लड़ना चाहे लड़ सकते हैं। मगर देखिए हमारी सरकार आदिवासियों के साथ है, उनका समर्थन हमको मिल रहा है। देखिए इसी के तहत सरकार की जो ज्यादातर योजनाएं, बड़ी योजनाएं जिनका जिक्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते हैं, वो आदिवासियों से ही जुड़ी हुई है प्रत्यक्ष रूप से। तो ऐसे में वही मैं बोल रहा हूँ जी, वही मैं बोल रहा हूँ, हमारे पास समर्थन आदिवासियों का है, क्योंकि हमने आदिवासियों के लिए काम किया है। पिछले अब 4-4.5 साल की बात की जाए तो आदिवासियों के लिए जितने काम उन्होंने किया है उतने 15 साल में नहीं किए होंगे। देखिए आज सड़कें वहां बन रही है, इनके केंद्रीय नेता वहां सड़क में माध्यम से जा रहे हैं। नक्सली हमला जो है वो एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रहा है, अमित शाह जी खुद आते हैं वहां, यहाँ बोल के गए कि 60% जो है कम हो गई है। और दूसरी बात, वहां स्कूल खुल रहे हैं, 300 स्कूल बंद हुए थे 15 सालों में, वहां हमने आत्मनिर्भर स्कूल खोले। दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है, तो हमने वहां काम करके दिखाया। बस्तर बटालियन है, कॉफी का उत्पादन हो रहा है, तो सब अलग से। सत्यप्रकाश जी, इसका एक और पक्ष भी है जो बीजेपी भी कह रही है कि राज्य सरकार ने पंचायतों को हाईजैक कर लिया है, सरपंचों को पता नहीं है कि उन्हें काम क्या करना है, उनके लिए कुछ करने के लिए रह नहीं गया है। अजय चंद्राकर जी आज यही आरोप लगा रहे थे कि उनकी इंडिपेंडेंस जो है वो छीन ली गई है। देखिए अजय चंद्राकर जी की बात को सीरियसली लेता कौन है? वो तो कुछ भी बोलते हैं, उनकी तो आप छोड़ दीजिए बात। मगर देखिए सरपंच लोग है, बल्कि हमने यहाँ तक कि सरपंच लोग को पूरा हक दिया है। देखिए गांव में अगर विकास की बात नहीं, अगर उनके पास वित्तीय अधिकार नहीं बचेगा तो
क्या करेंगे वो? वित्तीय अधिकारी तो है ना, वही तो मैं बोला, डायरेक्ट उनके पास पैसा जा रहा है, डायरेक्ट अकाउंट में जा रहा है। यहाँ तक गौठान के अध्यक्ष हैं, उनको पैसा दिया जा रहा है, तो उस सरपंचों को नहीं दिया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उनको वित्तीय फाइनेंशियल जो इतना सपोर्ट मिलना चाहिए उतना डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से उनके अकाउंट में जा रहा है। जो वहां पे जो सरपंचों का जो एक खाता होता है, जो कॉमन खाता होता है, उस पे जा रहा है और तभी काम हो रहा है। सरपंचों के बिना आप कैसे सोच सकते हैं कि गांव का विकास हो सकता है? पहली बार अगर उनको हम दबा के और डायरेक्ट काम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सरपंच एक आधार है गांव के विकास के लिए। सरपंच के आधार है, तो गांव के विकास में उनका जरूरी है योगदान। तो ये गलत बयानबाजी है। अजय चंद्राकर तो कुछ भी बोलते हैं, मैं 12 बोल रहा हूँ ना, हमने गांव के लिए, आप किसानों की बात कर लीजिए, गांव के लिए काम किया ना हमने। आज की धान के सरप्लस खरीदी हुई है, हमने कहां तक खरीद लिया? 107 मीट्रिक टन तक चले गए और 20 क्विंटल अब तो चालू कर दिया, 2800 रुपए दे रहे। तो हमने तो हर वर्ग के लिए काम किया है यार। वनोपज सबसे बड़ी मैं बात करूंगा आदिवासियों के हिसाब से 6 वनोपज की खरीदी करते थे इन लोग, हम लोग 65 वनोपज की खरीदी कर रहे हैं। तो हमने आर्थिक तौर पे मजबूत किया है। आदिवासी की बात कर लीजिए, गांव में रहने वाले लोगों की बात कर लीजिए, तो हमने, मैं बोल रहा हूँ, हर वर्ग के लिए काम किया। इसीलिए इतना समर्थन हमको मिल रहा है। इसी तहत हम फिर से सरकार में आएंगे। रविंद्र जी, क्या स्टैंड है बीजेपी का, या घोटालों के भरोसे ये चुनाव लड़ने वाले हैं आप लोग? ये तो घोटाला इनका अतिरिक्त मतलब सरचार्ज रहेगा। पूरी सरकार असफल हो चुकी, पूरी सरकार विफल हो चुकी। क्या क्या मैं गिनाऊं? सत्यप्रकाश जी, जांच और उसके बाद फैसला आते आते नान घोटाला, इतना लंबा समय बीत गया। जी बोलिए। मैं बोल रहा हूँ जी। सबसे बड़ी बात तो टीवी डिबेट में बैठे हैं सत्यप्रकाश जी, और अपनी जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते। हमको कहते हैं कि मतलब शराबबंदी नहीं किए, हमने तो आंशिक शराबबंदी 2011 में किया था। 289 देसी शराब की दुकान डॉक्टर रमन सिंह ने बंद किया। 46 विदेशी शराब की दुकान डॉक्टर रमन सिंह ने किया। क्या घोषणा पत्र हमारा था शराबबंदी का, जो आप एक लाइन में बोल दिए? कम से कम हमने कमेटी तो गठन कर दिया। कौन सा एहसान कर दिया छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर? कमेटी का गठन करके 4.5 साल की सरकार हो चुकी है, एक कमेटी का गठन करके आप शराबबंदी के लिए उपलब्धि बता रहे हैं। आपको आप शराबबंदी मत बोला। आप सुनिए, अभी सुनिए, मैं आपकी बात बोल रहा हूँ। एमपी के विधायक अभिषेक की पहले इनको चुप करवाइए। ये जब मैं बोलता हूँ, सत्यप्रकाश जी, आपने बोले, अब रविंद्र जी को बोलने दीजिए। मैं डिबेट छोड़ दूंगा। आपको पर्याप्त समय मिला है। रविंद्र जी बोलिए। नहीं, ये हमेशा जब भाजपा के लोग बोलते हैं ना, कांग्रेस रविंद्र जी बोलिए। नहीं होती सुनने के लिए। सुन लीजिए, ये हम पे शराबबंदी पे आरोप लगा रहे थे ना। घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था कि कांग्रेस ने बनाया था? घोषणा पत्र जो जनता का होता है, मैनिफेस्टो होता है, भगवत गीता की तरह होता है, पुराण की तरह होता है, वेद की तरह होता है, आधुनिक भारत में बोलूं तो संविधान की तरह होता है। उसको कलंकित करते हैं लोग। बोले शराबबंदी करेंगे, हमने कहा था क्या? उसके बाद ये कहते हैं कि समिति का हमने गठन तो किया, कम से कम किस भाषा में बात कर रहे हैं? शराबबंदी की समिति का गठन करके हम पे एहसान कर रहे हैं। करना था आपको शराबबंदी, आपने किया था। क्यों नहीं किया? मैंने बताया आपको कि किस तरह आपके गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं और किस तरह छत्तीसगढ़ की अस्मिता की बात कर रहे हैं ना, वो सबने देखा है। छत्तीसगढ़ी अस्मिता और स्वाभिमान की बात करने वाले तुम्हें राज्यसभा के एक लोग नहीं मिले छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ की अस्मिता की बात करते हैं। मैं अभिषेक जी 2-3 बात कह रहा हूँ, कैसे परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। सुनिए, आत्मानंद स्कूल की बात कर रहे हैं ना, वहां पेमेंट नहीं हो रहा है। दूसरी बात, आत्मानंद कौन थे? इनके ससुर के नरेंद्र, जो भूपेश बघेल के समधी के बड़े भाई थे। जल्दी से बात समाप्त कीजिए, समय अब इजाजत दीजिए। नरेंद्र वर्मा जी, उनके क्या कहते हैं, वो थे समधी थे, उनके नाम पे राज्य गीत, उनके नाम में आत्मानंद। पूरे परिवार को एक करके रख लिया है, छत्तीसगढ़ का भला। बड़े लोगों में भी। चलिए ठीक है, समय अब इजाजत ही देता है इस चर्चा को। आप बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज मंत्रियों के साथ 1-to-1 चर्चा हुई है। कांग्रेस अपनी रणनीति पर काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी नए नेताओं के साथ एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहेगी, क्योंकि ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए भी। एक बार फिर से कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को लेकर किस तरह से आगे बढ़ेंगे दोनों ही राजनीतिक दल, ये बेहद महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादर टीवी। नमस्कार।